नमस्कार दोस्तों आइए एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों सीधी बात, नो बकवास, हम आपको सीधे लेकर के चल रहे हैं वीडियो के मुद्दे की ओर। दोस्तों जैसा कि पहले ही आप सभी लोगों ने हमारे वीडियो का थंबनेल देख लिया है कि बसपा की दूसरी लिस्ट जारी, मायावती के धुरंधरों ने विपक्ष को किया धराशायी। तो दोस्तों अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को पूरा देख कर जाना, क्योंकि हम आपके लिए निकाल कर लाए हैं बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी एक बहुत बड़ी अपडेट। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे कहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों जब से हमारे देश के अंदर लोकसभा आम चुनाव 2024 की तिथियों की घोषणा हुई है और जब से देश में आचार संहिता लागू हुई है, तब से देश की सभी राजनीतिक पार्टियां पूरी शिद्दत के साथ अपनी चुनावी रणनीतियों को अंतिम रूप देने में जुटी हुई हैं। दोस्तों आपको बताता चलूं, अभी तक जो कयासबाजियां देश के अंदर लग रही थी कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी इंडिया अलायंस का हिस्सा बनेंगी, अब लगभग उन खबरों पर भी पूरी तरीके से विराम लग चुका है, क्योंकि जिस तरीके से बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी अपने उम्मीदवारों की घोषणा करती जा रही हैं, उससे अब स्पष्ट है कि अब गठबंधन को लेकर इस देश में कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर अंदर खाने उनकी कोई खिचड़ी पक रही हो तो वो समय आने पर हम लोग देखेंगे और उस पर गंभीरता के साथ चर्चा भी करेंगे। दोस्तों आपको बताता चलूं, सबसे पहले उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी और अब तक समाजवादी पार्टी लगभग 4 लिस्टें अपने उम्मीदवारों की जारी कर चुकी है। दोस्तों उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने 195 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी, जिसमें 51 उम्मीदवार सिर्फ उत्तर प्रदेश के थे। साथियों ऐसा कहा जा रहा था कि उसमें भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी के दिग्गज नेताओं के नाम सम्मिलित नहीं किए थे, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के सांसद बीजेपी के खिलाफ बगावती सुर उगल रहे थे। लेकिन अब यह सिलसिला धीरे धीरे थमता जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी सूचियां जारी करती जा रही है और उसमें अपने पुराने दिग्गजों को भी बराबर मौका दिए जा रही है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इस मामले में इस बार के चुनाव में सबसे पीछे रही बहुजन समाज पार्टी। साथियों आपको बताता चलूं, आज बहुजन समाज पार्टी ने अपने 25 उम्मीदवारों की एक लिस्ट जारी की है और यह बताया जा रहा है कि वो लिस्ट तमिलनाडु राज्य की है। साथियों आपको बताता चलूं, तमिलनाडु राज्य में 39 लोकसभा की सीटें हैं और बहुजन समाज पार्टी ने वहां पर 39 में से 25 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। दोस्तों अभी तक ये चर्चाएं थी कि बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर 8 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित किए थे, लेकिन अब उत्तर प्रदेश की ओर से जो दूसरी लिस्ट निकल कर आ रही है उसमें 4 प्रत्याशियों की घोषणा और बहुजन समाज पार्टी के दिग्गजों के द्वारा की गई है। हम इस वीडियो में उन लोकसभा सीटों के बारे में भी और वहां पर जो प्रत्याशी चुनकर भेजे गए हैं बहुजन समाज पार्टी की ओर से, उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों बहुजन समाज पार्टी ने जो अपनी 4 उम्मीदवारों की लिस्ट उत्तर प्रदेश के अंदर जारी की है, या हम यूं कहें जिन 4 नई सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं, वो 4 सीटें हैं आगरा जो कि रिजर्व सीट है, बागपत, अकबरनगर और कानपुर। दोस्तों ये वो 4 सीटें हैं जहां पर बहुजन समाज पार्टी ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। साथियों आपको बताता चलूं, आगरा से पूंजा अमरोही को बहुजन समाज पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है और आपको बताता चलूं, आगरा के अंदर बहुजन समाज पार्टी की ओर से एक नया चेहरा चुनावी मैदान में उतारा गया है। दोस्तों पूंजा अमरोही कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सांसद सत्या बहन जी की बेटी हैं। दोस्तों जैसे ही उनका नाम बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों में घोषित किया गया तो ऐसी चर्चाएं थी कि पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इनको लेकर विरोध भी किया था,
लेकिन अब वो विरोध कहीं ना कहीं शांत नजर आ रहा है। और दोस्तों आपको बताता चलो, बहुजन समाज पार्टी ने बागपत से भी अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। दोस्तों बागपत से बहुजन समाज पार्टी ने प्रवीण बंसल जी को अपना उम्मीदवार बनाया है। और प्रवीण बंसल जी के बारे में ऐसा बताया जा रहा है कि प्रवीण बंसल जी दिल्ली हाईकोर्ट में अधिवक्ता हैं और वो अभी लर्निंग पर हैं। दोस्तों बहुजन समाज पार्टी ने बागपत से एक अधिवक्ता पर दांव लगाया है। और अब हम बात करते हैं कानपुर की। तो दोस्तों कानपुर में बहुजन समाज पार्टी ने कुलदीप भदौरिया जी के ऊपर दांव लगाया है और उनको कानपुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है। दोस्तों कुलदीप भदौरिया जी के बारे में बताया जा रहा है कि वो कानपुर के एक बड़े बिजनेसमैन हैं और क्षेत्र में उनकी अच्छी खासी पहचान है और राजनीतिक पकड़ भी है। दोस्तों आपको यह भी बताता चलूं, बहुजन समाज पार्टी ने अकबरपुर सीट से राजेश द्विवेदी जी को अपना उम्मीदवार बनाया है। और अकबरपुर सीट पर पहले भी बहुजन समाज पार्टी ब्राह्मण चेहरे को लड़ाकर इस सीट पर विजय हासिल कर चुकी है। दोस्तों आपको बताता चलूं, अभी एक और खबर सामने निकल कर आई है कि बहुजन समाज पार्टी ने मेरठ लोकसभा सीट पर भी अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। और मेरठ लोकसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी ने देवव्रत त्यागी को अपना उम्मीदवार बनाया है। दोस्तों ज्यों-ज्यों चुनाव की तारीखें नजदीक आती जा रही हैं, सभी पार्टियों में सियासी उलटफेर लगातार होते जा रहे हैं। यहां तक खबरें हैं कि अगर कोई पार्टी किसी अपने करीबी नेता को टिकट नहीं दे रही है तो वो नेता अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने के लिए किसी दूसरी पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं और वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। दोस्तों ऐसा ही कुछ समाजवादी पार्टी में हुआ है। दोस्तों आपको बताता चलूं, बहुजन समाज पार्टी ने समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश के अंदर एक जोर का झटका दिया है और आंवला से समाजवादी पार्टी के एक दिग्गज नेता आंवला नगर पालिका से चेयरमैन मोहम्मद आबिद अली सपा को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम चुके हैं। अब ऐसी खबरें निकल कर आ रही हैं कि बहुजन समाज पार्टी आंवला लोकसभा सीट से आबिद अली को अपना उम्मीदवार घोषित कर सकती है। साथियों आपको बताता चलूं, हो या ना हो, अगर बहुजन समाज पार्टी गठबंधन का हिस्सा बन रही है तो हम गठबंधन का सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर बहुजन समाज पार्टी गठबंधन का हिस्सा नहीं बन रही है तो जो कुछ भी बहुजन समाज पार्टी ने इस देश में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के लिए किया है उसको ध्यान में रखते हुए एक बार हमें फिर से इस देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी को मजबूती से खड़ा करना है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ही इस देश के अंदर एक ऐसी पार्टी है जो संविधान के तहत अपने शासन और प्रशासन को संचालित करती है। दोस्तों आपको बताता चलो, इस देश में दलितों, पिछड़े, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों को तभी लाभ मिलेंगे जब इस देश में कोई ऐसी सरकार बनेगी जो संविधान के अनुसार इस देश के शासन का संचालन करे। बाकी आपने सभी पार्टियों को देखा है किस तरीके से लोग अपने शासन और प्रशासन को चलाते हैं। आप अब इससे भली भांति बेवक हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी कमेंट्स में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। हम मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान।